नीलामी घर से निकलते ही ध्रुव ने तुरंत अपना भेस नहीं बदला, बल्कि वो तो आधा दिन उस अनजान हकीम के भेस में ही घूमता रहा ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर आखिरकार झुग्गी में जाकर उसने वापस अपने कपड़े पहने और फिर ध्यान से स्टोरेज अंगूठी को देखने लगा। वो अंगूठी एक खास तरीके की धातु से बनी थी जिसे लोग स्टोरेज पत्थर कहा करते थे। इस पत्थर की खासियत ये थी कि इससे बनाई गई हर चीज में और भी बहुत सारी चीजें समा जाती थीं। ये पत्थर इतनी आसानी से नहीं मिलता था और इसलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। सबसे सस्ती स्टोरेज अंगूठी में भी कम से कम 50 स्क्वायर फीट की जगह थी, लेकिन इसका दाम पूरे 1 लाख सोने के सिक्के था। ध्रुव ने आज से पहले सिर्फ अपने पिता और दल के बुजुर्गों के पास ही ऐसी अंगूठी देखी थी। उसने उस अंगूठी को थोड़ी देर और देखा और फिर उसे अपनी उंगली में पहनने की बजाय अंगूठी को सीधे अपनी जेब में डाल दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस अंगूठी की कीमत काफी ज्यादा थी और ध्रुव ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बाबा अंगूठी देखकर कोई बखेड़ा खड़ा करे। फिर उसी झुग्गी में अपने हकीम वाले कपड़े छिपाकर ध्रुव वहां से सीधे घर के लिए रवाना हुआ। ध्रुव को काफी देर हो गई थी, इसलिए वो भागते हुए अपने घर पहुंचा ताकि किसी का भी ध्यान उसकी गैर हाजिरी पर ना जाए। जैसे ही ध्रुव दरवाजे से अंदर आकर अपने कमरे में जाने लगा, तभी अचानक उसे दरबार से अपने बाबा की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज से ध्रुव समझ गया कि उसके बाबा इस वक्त काफी परेशान चल रहे थे, इसलिए ध्रुव ने अपने कमरे की बजाय दरबार की ओर चलना शुरू किया और दरबार के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। तभी ध्रुव ने सुना कि दरबार में उसके पिताजी ने नाराज होते हुए चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया, अबराल अपनी हद पार कर चुका है और हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। क्या पता कल को ममराज भी उसी की तरह सस्ती दवाई बेचने लगे, फिर हम लोग तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे कोष में ज्यादा सिक्के नहीं जुड़ पाए हैं। ध्रुव के बाबा अरेंद्र इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से में सामने रखी चाय की टेबल पर जोर से अपना हाथ दे मारा। उनका हाथ पड़ने से टेबल पर रखी चाय बिखर कर जमीन पर रिसने लगी, लेकिन रिसती हुई चाय को नजरअंदाज करते हुए अरेंद्र के सामने बैठे दल के बुजुर्ग ने उनसे कहा, अभी की बात करें तो हमारा बाजार लगभग आधा हो चुका है। बाजार के बचे हुए व्यापारी भी बहुत डरे हुए हैं और चुपके से आमिश दल के बाजार में दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं जिसमें हमें बहुत घाटा हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शौर्य दल का बाजार दिवालिया हो जाएगा। ध्रुव को समझ आ रहा था कि बुजुर्ग भी इस बात से बहुत नाराज थे। तभी किसी और बुजुर्ग ने अरेंद्र को सुझाव देते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं दल के सबसे अच्छे योद्धा जुटाकर उस हकीम का ही काम तमाम कर दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर अरेंद्र ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, उस हकीम की सुरक्षा के लिए अबराल ने 2 महादक्ष तैनात कर रखे हैं, इसलिए उसे मारना मुमकिन नहीं होगा। इस पर उस बुजुर्ग ने जवाब में कहा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे कोष का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे बाजार से ही तो आता है। ये बात अरेंद्र भी अच्छे से जानते थे, लेकिन वो इस वक्त कोई अच्छा आइडिया सोच ही नहीं पा रहे थे। दरबार में मौजूद सभी को ऐसे शांत देखकर दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, उस दिन नीलामी के बाद तुम किसी हकीम से मिले थे ना अरेंद्र, और जितना मुझे याद है उन्होंने तुम्हारे साथ काम करने का वादा भी किया था, या शायद वादा नहीं किया था लेकिन सिर्फ कहा था। छोड़ो ये बातें, मैं मुद्दे पर आता हूं। चरक गुरु उस हकीम को इतनी इज्जत दे रहे थे, इसका मतलब वो हकीम जरूर कोई हाई रैंक वाले हैं। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अबराल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप भी? वो तो उन्होंने ऐसे ही दिल रखने के लिए बोल दिया होगा। इतने ऊंचे रैंक वाले हकीम हमारी मदद क्यों करेंगे? ना तो उनके नाम को इससे कोई फायदा होगा और ना ही इससे वो बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। अब आप भी बताइए, कोई इन दोनों चीजों के अभाव में कैसे किसी के साथ काम करेगा? अरेंद्र की इस बात से सब सहमत थे। वो सब जानते थे कि अरेंद्र बिल्कुल सच कह रहे थे और शौर्य दल में हाई रैंक वालों की दिलचस्पी कम ही रहा करती थी। फिर सभी को शांत देखकर अरेंद्र ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। कुछ दिन और इंतजार करते हैं। अगर आमिश दल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम उन पर हमला बोल देंगे, फिर चाहे जो हो जाए। वहीं दरवाजे पर अपने कान लगाकर ध्रुव सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी जेब से स्टोरेज अंगूठी निकालकर उसे देखा और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। चलते चलते जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में पहुंचा, उसने दरवाजा बंद करके दवाई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर तैयारी पूरी हो जाने पर वो चुपके से घर से बाहर निकला और सीधा उस गुफा की ओर बढ़ने लगा जहां उसने एकलव्य रैंक हासिल की थी। इसकी वजह यह थी कि ध्रुव नहीं चाहता था कि दवाई बनाते वक्त कोई भी उसे परेशान करे और घर में रहकर यह हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए ध्रुव उस गुफा में वापस चला गया जहां उसे दवाई बनाते हुए किसी की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ध्रुव जैसे ही गुफा में पहुंचा तो दवाई जल्द से जल्द बनाने के लिए वो बेचैन होने लगा। उसने तुरंत अपनी जेब से स्टोरेज अंगूठी निकालते हुए उसमें शक्ति भरना शुरू किया, जिससे उस अंगूठी में से लाल रोशनी निकलने लगी। तभी अचानक वो अंगूठी ध्रुव के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई
और एक छोटा सा कमरा नुमा बक्सा उसमें से बाहर निकला। उस बक्से में दवाई के सारे सामान के साथ सायरा द्वारा दी गई एक बड़ी सी खास कढ़ाई भी थी। ध्रुव ने उस कढ़ाई को बहुत ध्यान से देखा। वो कढ़ाई गहरे लाल रंग की थी और गुफा की कम रोशनी में भी वो अलग ही चमक रही थी। उस कढ़ाई के नीचे की तरफ 2 खतरनाक सांप बने हुए थे जो एक दूसरे को देख रहे थे और अपने जहरीले दांत बाहर किए हुए थे। वो कढ़ाई कुछ ऐसे थी कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन जैसे जैसे उसमें चीजें डालते जाओ न जाने वो चीजें उस कढ़ाई में कहां गुम हो जाती थी। इस कढ़ाई की एक खास बात और थी। इसके निचले हिस्से पर एक अंगीठी बनी हुई थी जिसमें 2 सुराख थे। इन सुराखों का इस्तेमाल आग सुलगाने के लिए किया जाता था। और तो और इस कढ़ाई को पकड़ने की जगह पर चांदी लगी हुई थी जो इसे बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाया करती थी, क्योंकि दवाई बनाते बनाते गर्म होकर कढ़ाई का फूटना काफी आम बात थी। लेकिन इस खास कढ़ाई को बनाने वाले ने इस समस्या का समाधान भी खोज निकाला था, जिस वजह से ये कढ़ाई इतनी खास थी। लेकिन इस कढ़ाई के खास होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। इसके बीच के हिस्से में एक आधुनिक कांच लगा हुआ था जो बहुत गर्म होने पर भी नहीं फटता था। इस कांच से दवाई बनाने वाला हकीम मिश्रण का रंग देखकर उसके असर का अंदाजा लगा सकता था। इस खूबसूरत कढ़ाई को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो खुश था कि वो पहली बार दवाई बनाने जा रहा था, और वो भी ऐसी बेशकीमती कढ़ाई में। इसी खुशी में उसने अपनी अंगूठी को रगड़ना शुरू किया, जिसमें से विदुर धुएं की तरह उससे बाहर आ गए। बाहर निकलते ही विदुर की नजर सबसे पहले उस कढ़ाई पर पड़ी और उन्होंने हैरान होते हुए ध्रुव से कहा, इस कढ़ाई में तो 2 सुराख हैं। तुम्हारे जैसे नवाड़ी हकीम के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ध्रुव इतना समझ गया था कि सुराख वो जगह थी जहां से कढ़ाई को गर्म किया जाता था, लेकिन ध्रुव इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसने विदुर से सुराख के बारे में सवाल करते हुए कहा, 2 सुराख होने से क्या फर्क पड़ता है आचार्य? आखिर है तो ये 2 बड़े से छेद ही। इस पर विदुर को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, दवाई वाली कढ़ाइयों की भी अपनी रैंक होती है। जितने ज्यादा सुराख उतनी ऊंची रैंक और उतनी ही महंगी कढ़ाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कढ़ाई में 10 छेद कर दो तो ये बहुमूल्य हो जाएगी। जो कढ़ाई बनाता है सिर्फ उसे ही पता है कि सुराख कैसे और कितने बनाने चाहिए। अगर गलती से भी सुराख बनाते वक्त लापरवाही हुई तो पूरी कढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। फिर इसे नीलामी घरों में नहीं बल्कि कबाड़ी वाले के यहाँ ले जाया जाता है। ज्यादा सुराख हकीम की दवाई को निखारने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादा सुराख को संभालने के लिए भी बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। एक हकीम के लिए कढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी किसी योद्धा के लिए तलवार। रही बात तुम्हारी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी शक्तियों के हिसाब से तुम्हारे लिए 2 सुराख ही ठीक है। विदुर को हंसते हुए देख ध्रुव समझ गया था कि विदुर ये कहकर उसकी टांग खींचना चाह रहे थे। उसने विदुर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कढ़ाई की तरफ बढ़ना शुरू किया और कढ़ाई के पास पहुंचकर विदुर से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस कढ़ाई में आखिर दवाई बनाऊं कैसे? ये सुनकर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, फिलहाल तो तुम कढ़ाई को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपना हाथ सुराख के सामने रखो और फिर अपनी शक्तियों को जगाते हुए इस कढ़ाई को सुलगाने की कोशिश करो। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और सुराख के पास हाथ ले जाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे उसने एक गहरी सांस ली तो उसके शरीर से एक पीली रोशनी कौंधती हुई उसके हाथ पर आ गई। इस वक्त ध्रुव का हाथ पीली रोशनी से चमकता दिख रहा था। ध्रुव ने यह देखते हुए विदुर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा। विदुर ने उसे थोड़ा और इंतजार करने का इशारा किया। तभी अचानक ध्रुव के हाथ की रोशनी बढ़ गई और उसकी शक्तियां सुराख की तरफ खिंचती चली गईं। इस खिंचाव को ध्रुव संभाल नहीं पा रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि खिंचाव कम हो गया था। उसकी नजर जैसे ही सुराख की तरफ गई तो ध्रुव ने देखा कि अब उसमें एक हल्की सी आग सुलग चुकी थी। यह देखकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे भरोसा नहीं हुआ कि यह आग उसने ही सुलगाई थी, और वो भी सिर्फ अपने हाथ की मदद से। ध्रुव ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपनी हथेली को छू कर देखा, लेकिन वो काफी ठंडी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक लम्हा पहले उसमें से एक आग निकली थी। उसकी हैरानी देखकर विदुर ने कहा, बुरा नहीं था, कम से कम तुमने पहली कोशिश में आग तो जला ही दी, लेकिन इस आग से कुछ नहीं होने वाला। अब बारी है इस आग को तराशने की। इसके लिए तुम्हें अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अपने अंदर झांको ध्रुव, अपनी मूल शक्ति को बाहर लाओ। विदुर की बात मानते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और भीतर झांकना शुरू किया। ध्रुव धीरे धीरे अपने शरीर की गहराइयों में जाने लगा। एक ख्वाब की तरह उसे शरीर के हर हिस्से में शक्ति बहती हुई समझ आ रही थी, लेकिन इन सारी शक्तियों में मूल शक्ति को ढूंढने के लिए वो अपने मन से बातें करने लगा। तकरीबन 10 मिनट गुजर जाने के बाद ध्रुव को अचानक अपनी मूल शक्ति महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते देख विदुर ने ध्रुव से पूछा, मूल शक्ति मिली? ये सुनकर भी ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाकर हामी भरी। ये देखकर विदुर हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से याद था कि पहली बार मूल शक्ति को ढूंढने में उन्हें आधा घंटा लग गया था। इससे वो समझ गए थे कि ध्रुव की असली शक्तियां किसी की भी सोच से परे थीं। फिर विदुर ने देखा कि ध्रुव धीरे से अपना हाथ आगे लेकर आया और दूसरे सुराख में अपनी उंगली से उसने हौले से थपथपाया।
इतने में उसकी उंगली से शक्ति निकलकर उस सुराख से होते हुए कढ़ाई के अंदर पहुंच गई। कढ़ाई में जाते ही उस शक्ति ने एक तरल रूप अपना लिया जो हरे रंग का था। ये देखते हुए विदुर ने कहा, ये हुई ना बात। इतना कहकर विदुर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपनी उंगली ध्रुव के माथे पर ले जाते हुए जैसे ही उसे छुआ तो दवाई का नुस्खा सीधे ध्रुव के दिमाग में चला गया। ध्रुव को एक हल्का सा झटका लगा, जिसके बाद विदुर ने आगे कहा, यह मेरा अपना नुस्खा है, तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा और सामान की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी बताता रहूंगा। विदुर की बात पर सिर हिलाते हुए ध्रुव ने कहा, खून रोकने वाला पाउडर, एक गट्ठा, खून रोकने वाली घास, एक घाव ठीक करने वाला फल और 2 खसखस के फूल। समझ गया आचार्य। नुस्खे को दिमाग में बैठाते हुए ध्रुव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए खून रोकने वाली घास को सीधे कढ़ाई में झोंक दिया। लेकिन जैसे ही वो घास कढ़ाई में गई, ध्रुव की शक्तियां बेकाबू हुई और कढ़ाई में से आग की लपटें निकलने लगी। पलक झपकाते ही वो खून रोकने वाली घास राख में बदल गई थी। इस कढ़ाई की खासियत ये भी थी कि वो अपने आप राख को सीधे बाहर कर देती थी। इसे देखकर विदुर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उन्हें देखकर ध्रुव भी हंसने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी ही थी। फिर विदुर ने अपनी हंसी रोकते हुए ध्रुव से कहा, मुझे लगता है तुम अपनी गलती समझ गए हो, अपनी कोशिश जारी रखो। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने एक बार फिर कोशिश की। एक बार फिर उसने अपने हाथ आगे लेते हुए खून रोकने वाली घास का एक गुच्छा कढ़ाई में झोंक दिया। इस बार घास का गुच्छा कढ़ाई में घुलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो गुच्छा भी जलकर राख हो गया। ध्रुव को एक बार फिर यही गलती करते देख विदुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आग बहुत तेज है, इसे कम करो, नहीं तो तुम कभी दवाई बनाने में कामयाब नहीं हो पाओगे। दवाई बनाने की प्रैक्टिस करते हुए कुछ दिन बीत गए। ध्रुव कोशिश करते करते थक जाता था, लेकिन अंगूठी में रखे सामान की वजह से वो वापस चुस्त हो जाया करता और ऐसी ही कोशिशों में 5 दिन गुजर गए। 5 दिन तक हकीम बनने की कोशिश ने ध्रुव को और ताकतवर बना दिया था। अगर इस वक्त उसकी शक्ति का पता लगाया जाता तो वो जरूर एकलव्य रैंक के 1 सितारे पर होती। उसे बढ़ती हुई शक्ति महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। ध्रुव जब गुफा में बाकी सबसे छिपकर दवाई बनाने की कोशिश में लगा था, वहीं मेसोडोरिया में हालात बिगड़ने लगे थे। शौर्य दल और आमिष दल के बीच की दरार और बड़ी हो गई थी और 2 दिन पहले ही आमिष दल व्यापारियों के लिए नई नीति लेकर आया था, जिससे बहुत से व्यापारी आमिष दल के बाजार में दुकान खोलने चले गए थे। इससे शौर्य दल के बाजार को बहुत घाटा हुआ और दल का खजाना अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। शौर्य दल का हर मेंबर इस बात को समझ रहा था कि आमिष दल की ये नीतियां जानबूझकर शौर्य दल का घाटा कराने के लिए बनाई जा रही थी और इस बात से सभी बहुत ज्यादा नाराज थे। इसी गुस्से में दरबार में इकट्ठा हुए लोगों में से एक दल के बुजुर्ग ने कहा, मैं अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे सिर्फ 5 दिनों में हमारा मुनाफा लगभग आधा हो गया है। इस रफ्तार से तो कुछ ही देर में हमारे सारे बाजार दिवालिया हो जाएंगे। दरबार में इस वक्त शौर्य दल के सभी बड़े लोग बैठे हुए थे और सबकी आंखों में उनकी नाराजगी साफ समझ आ रही थी। अगर उन्हें मौका मिलता तो हर कोई अबराल आमिष से लड़ने को तक तैयार था। इस बुजुर्ग की बात सुनकर दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने कहा, इसे और नहीं खींच सकते। चरक गुरु ने हमारी इतनी मदद भी कर दी है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो हमें दवाई की 100 बोतलें बनाकर नहीं देते तो ना जाने हम और कितने बुरे हाल में होते। आमिष दल के पास ना जाने कितनी हजारों बोतलें हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ दिन और बाजार में टिक पाएंगे। उसके बाद जब हमारी बोतलें खत्म हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे। ये कहकर उस बुजुर्ग ने आगे कहा, और हम चरक गुरु पर भी ज्यादा दिन निर्भर नहीं रह सकते। दरबार नीलामी घर वैसे ही दलों की लड़ाई से दूर रहता है और इसके बावजूद चरक गुरु हमारी इतनी मदद करने को राजी हो गए, लेकिन पता नहीं वो भी कब तक हमारी मदद करेंगे। बुजुर्गों की बात सुनते हुए सिंहासन पर बैठे अरेंद्र ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इस वक्त अरेंद्र के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई पड़ रही थी। वो जानते थे कि आमिष दल की दवाइयों का असर चरक गुरु के द्वारा बनाई गई दवाई से बहुत कम था, लेकिन दवाइयों की तादाद की वजह से आमिष दल दवाइयों को कौड़ियों के भाव बेच रहा था और इस वक्त योद्धाओं के लिए दाम असर से पहले आता था, जिस कारण शौर्य दल को ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। इतने में किसी ने अपना सुझाव देते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें भी कोई अनाड़ी हकीम ढूंढना चाहिए ताकि हम भी आमिष दल को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। लेकिन यह सुनकर भी अरेंद्र खुश नहीं हुए। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ऐसे अनाड़ी हकीम सरफिरे होते थे जो एक जगह पर नहीं ठहरा करते थे। वो साम्राज्य के बड़े बाजारों में जाकर दवाइयां बनाया करते थे और ऐसा ही कोई सिरफिरा शायद आमिष दल को भी मिल गया था। लेकिन अनाड़ी हकीम का मिलना भी इत्तेफाक की बात होती थी। वहीं दरबार के एक कोने में सानवी, सनी और दल के बाकी युवा मेंबर्स खड़े हुए थे। दल के बुजुर्गों से परेशानी को जानकर वो लोग भी परेशानी का हल निकालने में जुट गए थे। तभी अपनी बहन को देखते हुए सनी ने कहा, सानवी, क्या वो अनाड़ी हकीम इतना ताकतवर है कि उसने हमारे दल को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? सनी का सवाल सुनकर सानवी ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हकीम बहुत ताकतवर होते हैं। वैसे बात अगर सिर्फ ताकत की हो
तो वो हकीम शायद एकलव्य रैंक का होगा। इसका मतलब हमारे दल का कोई भी बुजुर्ग उसे आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि पहुंच की है। एक हकीम दवाइयों जैसी चीजें बनाकर लोगों की मदद करता है, जिससे समाज में उसका ओहदा बहुत ऊंचा हो जाता है। और इस तरह की दवाइयों की वजह से ही बहुत ताकतवर लोग भी ऐसे हकीमों के दोस्त बन जाते हैं। इसलिए हकीमों को हरा पाना मुश्किल हो जाता है। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मार्कस में लोग हकीम की तुलना चींटियों के राजा से करते हैं, जिसकी एक आवाज पर तमाम ताकतवर चींटियां उसकी रक्षा करने आ जाती हैं। इतने लोगों से लड़ते हुए शायद तुम सीधे सीधे ना मरो, लेकिन थकान से तो जरूर मारे जाओगे। सानवी की बात सुनकर सनी आंखें खोले हुए कल्पना करने लगा। उसने खुद को युद्ध के मैदान के बीचों बीच देखा और वो चारों तरफ से योद्धाओं से घिरा हुआ था। लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले योद्धा। उन्हें देखकर सनी के चेहरे पर डर झलकने लगा और इसलिए उसने कल्पना करना बंद किया। तभी उसने सानवी से एक सवाल पूछा, लेकिन अगर मैं हकीम बन जाऊं तो सारे ताकतवर लोग मेरे बचाव में लड़ने को तैयार हो जाएंगे ना? ये सुनते ही सानवी ने सनी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे सपने देखो भी मत। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एक हकीम बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हकीम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई हकीम बनने में कामयाब नहीं हो पाता। सानवी की बात सुनकर सनी ने दुखी होते हुए कहा, फिर तो मुझे डर है कि हमारे शौर्य दल को अब कोई नहीं बचा सकता। सनी की बात पर सानवी ने सिर हिलाते हुए सोचा कि शौर्य दल को सिर्फ एक हकीम बचा सकता था, लेकिन दल में कौन हकीम बनने के लायक था? उसने कल्पना की तो उसे हकीम के काले कपड़े पहना एक जवान लड़का दिखा। गौर से देखने पर सानवी ने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके तुरंत बाद सानवी ने सोचना बंद किया और खुद से कहा, मैं अचानक ध्रुव के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अगर गलती से भी वो किसी दिन हकीम बन गया तो हो गया सत्यानाश हकीमों के नाम का। ध्रुव को मनी मन गाली देते हुए सानवी ने दरबार की खिड़की के पास नजर घुमाई। उसे वहां हरे कपड़े पहनी इरा दिखी, जो चुपचाप वहां बैठकर एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। वो जल्दी से पन्ना पढ़ती और फिर अपनी उंगली को जुबान से लगाकर किताब का पन्ना पलट देती। उसे देखकर सानवी के दिमाग में एक और ख्याल आया, इरा इतनी अच्छी लड़की है, ना जाने इसे ध्रुव जैसे लड़के का साथ इतना क्यों पसंद है। वही सानवी की बातों से बेखबर इरा अपना पूरा ध्यान लगाकर किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसे किताब पढ़ने के साथ साथ दरबार में फैली उदासी भी महसूस हो रही थी। भले ही लोग पीठ पीछे कुछ भी कहे, लेकिन इरा को शौर्य दल में रहते हुए 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया था और उसका शौर्य दल से लगाव सिर्फ ध्रुव की वजह से नहीं था। और इसलिए वो इस वक्त किताब पढ़ते हुए भी खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि आखिर वो शौर्य दल की मदद कैसे कर सकती थी। उसने मनी मन सोचा, मुझे डर है कि कहीं ये लोग कोई गलत कदम न उठा ले। ये सोचते हुए इरा ने एक और पन्ना पलटा। क्योंकि दरबार में इस वक्त ध्रुव मौजूद नहीं था, इसलिए इरा ने भी किसी से कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। दरबार में इस वक्त सभी बात करने में लगे हुए थे। तभी एक पहरेदार भागता हुआ अंदर आया और उसने सीधे अरेंद्र के पास आकर कहा, अरेंद्र जी, काले कपड़े से ढका एक आदमी दरवाजे पर आया है। वो कह रहा है कि उसने आपके साथ काम करने की कोई बात की थी। क्या मैं उसे? इससे पहले कि वो पहरेदार अपनी बात पूरी कर पाता, अरेंद्र ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, जल्द से जल्द उन्हें अंदर भेजो। अरेंद्र की बात सुनकर वो पहरेदार भागता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए दल के बुजुर्गों की तरफ देखा, जो खुशी से पागल हो रहे थे। सभी बुजुर्गों को अचानक से खुश होते देख दरबार में मौजूद बाकी सारे लोग थोड़ा चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखकर पता किया कि क्या कोई इस खुशी की वजह जानता था, लेकिन सभी के चेहरों पर इस वक्त एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इतने में दरवाजे से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई थी, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र, कैसे हैं आप? माफी चाहूंगा, मैं बिना बताए ही यहाँ आ गया। सभी ने देखा कि वो काले कपड़ों वाला आदमी सीधा अरेंद्र के पास चलकर आ रहा था। उसके अंदर आते ही इरा, जिसका पूरा ध्यान अब तक किताब पर था, अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। इरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये काले कपड़ों वाला आदमी है कौन, लेकिन इस काले कपड़ों वाले आदमी को देखकर दल के बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खड़े होकर इस आदमी का स्वागत किया और तभी अरेंद्र ने उस आदमी से कहा, हमारे अजीज दोस्त, माफी तो मैं मांगता हूं आपसे कि दल की परेशानियों के चलते आपसे बाहर आकर नहीं मिल पाया, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर हकीम ने हंसते हुए कहा, माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं। हकीम की बात सुनते ही अरेंद्र ने खुश होते हुए कहा, आइए बैठिए। वो हकीम अरेंद्र की बात सुनने के बाद अरेंद्र के बगल में दिख रही खाली जगह पर बैठ गए। वहीं दरबार में मौजूद शौर्य दल की युवा पीढ़ी ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये आदमी था कौन जिसे अरेंद्र और बाकी बुजुर्ग इतनी इज्जत दे रहे थे। उस आदमी के बारे में सोचते हुए वो लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इस उम्मीद से कि शायद कोई जानता हो कि आखिर ये आदमी है कौन। तभी किसी ने सुना कि एक बुजुर्ग ने उसे हकीम कहकर पुकारा था। ये सुनते ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर युवा पीढ़ी भी उस आदमी को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखने लगी। ये बात सभी जानते थे कि मार्कस में अगर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती थी तो वो एक हकीम ही था। इतने में सनी ने सानवी की तरफ देखते हुए पूछा, सानवी, ये आदमी, मेरा मतलब ये हकीम वही है ना जो हमें नीलामी के दिन दिखे थे?
सानवी इस वक्त हकीम को ही देख रही थी। उसने बिना सनी की तरफ देखे अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ये वही है। लेकिन इतनी महान हस्ती अरेंद्र अंकल से मिलने यहाँ क्यों आई है? शायद पिछली बार जो उन्होंने कहा था उस पर अमल करने आए हैं। सनी, अगर इस हकीम ने शौर्य दल की मदद कर दी ना, तो हम हंसते हंसते इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। लोगों की फुसफुसाहट सुनते हुए इरा अपनी आंखें उस आदमी पर ही गड़ाए हुए थी। उसे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उस आदमी की आवाज, उसकी चाल और उसका शरीर मेल नहीं खा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद इरा ने थक कर हार मान ली और वो चुपचाप बिना किसी शक के उस हकीम को देखने लगी। तभी अरेंद्र ने खुद एक चाय के प्याले में हकीम के लिए चाय भरते हुए सवाल किया, हकीम जी बताइए कैसे आना हुआ आपका इस नाचीज के घर? ये सुनकर उस हकीम ने जवाब में कहा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं आपके लिए कुछ बोतलें अमृत धारा की लाया हूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के काफी काम आ सकती हैं। ये बात सुनते ही अरेंद्र की नजरें दरबार में इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। फिर उन्होंने आवाज लगाते हुए इरा से पूछा, इरा क्या तुमने ध्रुव को कहीं देखा है? इसके जवाब में इरा ने कुछ कहा नहीं और सिर्फ अपना सिर हिलाकर अरेंद्र को जवाब दिया। इरा के सिर हिलाने से अरेंद्र थोड़े निराश हो गए कि वो ध्रुव को इस हकीम से नहीं मिलवा पाए। तभी हकीम ने हंसते हुए अरेंद्र से कहा, आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे मिल चुका हूं। बहुत काबिल और होनहार लड़का है वो, मुझे तो बहुत पसंद आया। यह कहकर हकीम ने अरेंद्र को पहरेदारों को ध्रुव को ढूंढने से रोका। वहीं हकीम के भेष में छुपा ध्रुव विदुर की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया। दूसरी ओर दरबार में बैठे ज्यादातर लोग ध्रुव की बढ़ाई सुनकर जलने लगे। आखिर जब इतना बड़ा हकीम ध्रुव की बढ़ाई कर रहा था तो कौन नहीं जलेगा? और इस जलन की वजह थी कि युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग ध्रुव को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। इसी जलन के चलते सनी ने गुस्से में खुद से कहा, सारी अच्छी चीजें इस लड़के के साथ ही होती हैं, हम तो यहाँ जैसे सिर्फ ताली बजाने के लिए आते हैं। सनी के बगल में बैठी सानवी भी खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाई कि क्या यह लड़का सच में इतना ताकतवर है। अगर ऐसा है तो कभी उसे ऐसा क्यों नहीं लगा। वहीं हकीम के मुंह से अपने बेटे की बढ़ाई सुनकर अरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दी और उनकी आंखें भी गर्व से भर गई थीं। तभी हकीम ने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, अरेंद्र जी, सुनने में आया है कि आपका दल बहुत कठिन वक्त से गुजर रहा है, क्या मैंने सही सुना है? ये सवाल सुनते ही अरेंद्र की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और उदासी में अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, तो ये खबर आप तक भी पहुंच ही गई। वैसे ये खबर बिल्कुल सच है। इस पर तुरंत हकीम ने अरेंद्र से सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं इस परेशानी की वजह क्या है? ये सुनकर अरेंद्र ने एक नजर हकीम को देखते हुए अपनी परेशानी के बारे में बताना शुरू किया। जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि हमारे बाजारों का व्यापार लगभग आधा हो चुका है और हमें डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे दल का रुतबा मैसेडोनिया में खत्म हो जाएगा। ये कहकर अरेंद्र उदास हो गए। उनकी उदासी को गौर से देखते हुए हकीम मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, वैसे देखा जाए तो शौर्य दल से मेरे बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते तो नहीं है, लेकिन मुझे आपके बेटे में कुछ तो बात दिखी। इसलिए अगर आपको ऐसा ना लगे कि मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आपका फायदा उठाना चाहता है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हकीम की बात सुनकर अरेंद्र हैरान हो गए थे। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हकीम खुद शौर्य दल की मदद करने के लिए राजी था। लेकिन इस हैरानी से वो बहुत खुश भी थे। खुशी से बुजुर्गों की तरफ एक नजर देखते हुए अरेंद्र ने फिर हकीम से कहा, आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे हम तो खुद ये सवाल आपसे पूछने वाले थे। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपने ये कहकर मेरी परेशानी को आधा कर दिया है। शौर्य दल आप जैसे साथी की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये मौका मिला। शौर्य दल के बुजुर्ग जानते थे कि ये हकीम कम से कम रैंक 2 के तो ऊपर ही था और वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शौर्य दल की मदद कोई इतना बड़ा हकीम करेगा। दरबार में मौजूद सभी ने सुना था कि ऐसा ये हकीम सिर्फ एक वजह से कर रहा था और वो वजह थी ध्रुव। तभी अरेंद्र ने कुछ सोचा जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसे हकीम की मदद से तो हम हामिश दल को हंसते हंसते मजा चखा देंगे। वहीं अरेंद्र के चेहरे की खुशी देखकर हकीम ने अपनी जेब से एक लाल अंगूठी निकालकर सभी को दिखाई। तभी अचानक अंगूठी को पकड़े हाथ को देखकर अरेंद्र पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें लगा जैसे उस हाथ को वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन इसके पहले वो ज्यादा कुछ सोच पाते हकीम ने उस अंगूठी को हल्का सा घुमाया और अचानक उसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी। दरबार में मौजूद सभी हैरानी से उस रोशनी को देख रहे थे जिसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वो रोशनी पास ही रखी एक बड़ी सी टेबल पर पड़ी तो उस टेबल पर बहुत सारी हरे रंग की बोतलें अचानक से दिखने लगी। वो टेबल हरे रंग की बोतलों से भर गई थी और ये जादू पलक झपकते हुआ था। इस जादू को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। कुछ की तो सांसें भी रुक गई थी। सिर्फ इरा ही थी जो ऐसे जादू को देखकर भी हैरान नहीं हुई थी। तभी दरबार में मौजूद सन्नाटे को चीरते हुए हकीम ने ऐलान किया, ये रही 1283 दवाओं से भरी बोतलें। इन्हें बहते खून को रोकने के लिए बनाया गया है। सच कहूं तो ये अव्वल दर्जे की दवाइयां तो नहीं है, लेकिन आमिश दल के स्प्रिंग पाउडर से तो कई गुना ज्यादा असरदार हैं और मुझे लगता है ये आपके बहुत काम आ सकती हैं।
उन बोतलों को देखकर अरेंद्र का मुंह हैरानी में खुल गया था। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने हकीम की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इस वक्त दरबार में एक अजीब सन्नाटा था। हर कोई टेबल पर पड़ी बोतलों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उन्होंने कभी ऐसी दवाई इतनी तादाद में एक साथ नहीं देखी थी। वहीं सनी के बगल में खड़ी सानवी की आंखें भी बोतलों को देखकर फटी की फटी रह गईं। फिर जैसे उसकी आंखों में एक चमक सी आई और उसने अपना ध्यान बोतलों से हटाकर हकीम की ओर किया। एक और लड़की भी उस हकीम को ध्यान से देख रही थी और वो लड़की थी इरा। वैसे तो इरा उस हकीम के जादू से ज्यादा हैरान नहीं हुई थी, लेकिन वो बड़ी सी टेबल इस वक्त दवा की बोतलों से भरी थी और इरा चाहकर भी खुद को उस हकीम पर शक करने से नहीं रोक पाई। लेकिन जब उस हकीम को गौर से देखने के बाद भी इरा को कुछ खास जानकारी नहीं मिली तो वो वापस अपनी किताब पढ़ने में लग गई। दरबार के सन्नाटे को तोड़ने के लिए हकीम ने अचानक खांसना शुरू कर दिया और उसका यह पैतरा काम भी कर गया। सभी लोग वापस होश में आ गए थे, लेकिन उनकी हैरानी अभी भी बरकरार थी। तभी अरेंद्र ने हंसते हुए हकीम की तरफ देखा। उनकी आंखों में हकीम के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। वो जानते थे कि हर हकीम ऐसी 1000 से ज्यादा बोतलें तोहफे के तौर पर नहीं ला सकता था। इसलिए अरेंद्र ने हकीम का एहसान मानते हुए कहा, सच कहूं तो अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने के लिए हमें इन बोतलों की सख्त जरूरत है। हमारी मदद आपने उस वक्त की है जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं इस मदद के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सच कहूं तो मैं आपको लूटना नहीं चाहता, इसलिए बोतलों को बेचने से जो मुनाफा होगा उसका 90% आप ही रखिएगा। मैं जानता हूँ 10% हमारे लिए बहुत कारगर साबित तो नहीं होगा, लेकिन मैं उसूलों वाला आदमी हूँ और इसीलिए आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। आपकी क्या राय है इस बारे में? अरेंद्र ने जैसे ही बोलना खत्म किया तो वो बेचैन दिखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद हकीम मुनाफे के हिस्से से खुश ना हो। और अरेंद्र ने देखा कि मुनाफे का हिस्सा सुनकर वो हकीम सोच में पड़ गए थे, जिसकी वजह से अरेंद्र के माथे पर शिकन दिखने लगी थी। उसने सोचा कि हकीम की इस मदद के लिए शायद उन्हें 10% भी गंवाने पड़े। लेकिन तभी हकीम ने जोर से हंसते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा करके मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत से इसे बनाया है, लेकिन इसे बेचने में भी बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मेरा कहना यह रहेगा कि हम मुनाफे की हिस्सेदारी 50-50% की करते हैं। यह सुनकर एक बार फिर से दल के सभी बुजुर्ग चौंक गए थे। अरेंद्र को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कुछ सुना वो सच था या फिर सिर्फ उनकी कल्पना। 50-50% की हिस्सेदारी। वो लोग ये सोचने लगे कि यह हकीम शौर्य दल पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे, जबकि शौर्य दल की हालत को देखते हुए अगर वो खुद के लिए 100% भी मांगते तो भी अरेंद्र से मानने के लिए तैयार हो जाते। दरबार में मौजूद सभी ने एक दूसरे को खुश होते हुए देखा। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिर ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना सुन ही ली थी। अरेंद्र को खुद को संभालना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा करते हुए चेहरे पर एक हंसी के साथ हकीम से कहा, आपने सचमुच हम लोगों को हैरान कर दिया हकीम जी। मुझे नहीं पता हम आपकी इस मदद का एहसान कभी चुका पाएंगे भी या नहीं। इस पर हकीम ने जवाब देते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे मुनाफों में दिलचस्पी नहीं है और मैं तो इसका मुनाफा भी नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक बहुत खुददार आदमी हैं और आप उस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। ये बात सुनकर बुजुर्गों को लगा कि वो शायद और हिस्से की मांग कर सकते थे, लेकिन अरेंद्र के चेहरे की मुस्कुराहट ने यह बता दिया था कि वो हकीम उनकी खुददारी के बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। अरेंद्र एक खुददार आदमी थे जो कभी अच्छे लोगों का फायदा नहीं उठाते थे और शायद इसी वजह से वो रात को चैन की नींद सो पाते थे। फिर हकीम ने अरेंद्र से कहा, मैं ये बोतलें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, आप इसे बेच दीजिएगा। मैं फिर कभी यहाँ आकर आप लोगों से मिलता हूँ। फिलहाल मुझे कुछ और जरूरी काम है तो मुझे जल्द ही निकलना होगा। और हाँ, आपको मुझे बाहर तक छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। आप यहीं आराम कीजिए या फिर इन बोतलों को बेचने की तैयारी में लग जाइए। मैं बाहर अकेला ही चला जाऊंगा। फिर मिलते हैं। इतना कहते ही वो हकीम दरबार से चलकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें जैसे कुछ याद आया और वो अचानक चलते चलते रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने पलटकर अरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, अरे मैं एक चीज तो भूल ही गया। ध्रुव को कहिएगा कि मैंने उसके हालचाल पूछे थे। अब मैं चलता हूं। और फिर मुस्कुराते हुए वो हकीम वहां से चले गए। अचानक हकीम के मुंह से ये बात सुनने पर अरेंद्र थोड़ा चौंक गए थे, लेकिन इसके पहले कि वो हकीम से कुछ पूछ पाते हकीम दरबार से जा चुके थे। तभी अरेंद्र ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, लगता है ध्रुव और इस हकीम के बीच में कोई गहरा रिश्ता है और शायद इन्हें हमारी मुसीबत के बारे में ध्रुव ने ही बताया है। ध्रुव मेरा होनहार बेटा। हकीम की बात से दरबार में मौजूद सभी लोग भी चौंक गए थे। अरेंद्र के पास बैठे बुजुर्ग भी ये सोच रहे थे कि इस हकीम के दिल में ध्रुव के लिए एक खास जगह थी और शायद इसी वजह से शौर्य दल आज इतनी सारी बोतलें अपने सामने देख पाया था। लेकिन दरबार में मौजूद ध्रुव की उम्र के लोग तो जलकर राख हो गए थे। वहीं कोने में बैठी हीरा खिड़की से एक नजर उस हकीम को देख रही थी जो चलकर बाहर जा रहे थे। उसकी भौहें बयां कर रही थीं कि हीरा का उस हकीम पर शक उनके जाते जाते और बढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर वो हकीम चलते हुए शौर्य दल के इलाके से दूर हुआ और जहां उसने देखा कि लोग कम थे तो हकीम के भेष में छुपे ध्रुव ने कहा, आचार्य आप करना क्या चाह रहे थे वहां?
हर बार ऐसा कुछ क्यों करते हैं आप? अरे अगर मैं पकड़ा गया ना तो आपके बारे में भी सब सच उगल दूंगा, फिर बने रहिएगा किसी विक्रम के बेताल। ये सुनकर विदुर ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, अरे भाई तुम तो नाराज हो गए। एक बूढ़ा आदमी कभी थोड़ी मस्ती भी नहीं कर सकता क्या? और मैंने कुछ गलत कहा? ये बात तो सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही शौर्य दल की मदद कर रहा हूँ, बल्कि अगर मैं सीधे सीधे वो बोतलें तुम्हारे पिता को दे देता तो उन्हें ज्यादा शक होता कि एक अनजान हकीम आखिर उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, और वो भी इतने कम मुनाफे के लिए। कुछ समझे तुम? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि अब कहाँ जाना है? ये सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, अब हम चलते हैं दरबार नीलामी घर, ताकि हम उन्हें करिश्माई पाउडर दे पाए, नहीं तो हमारा उधार बढ़ जाएगा और इस चीज से मुझे सख्त नफरत है। वैसे भी तुम प्रैक्टिस के दौरान सामान जलाकर राख कर चुके हो, इसलिए हमें और सामान भी खरीदना है। विदुर ये कहते वक्त मुस्कुरा रहे थे, जिसे देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उनसे पूछा, आचार्य क्या अब मुझे नवाड़ी हकीम माना जा सकता है? ये सुनकर विदुर थोड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने ध्रुव से कहा, सिर्फ कुछ दिन सामान जला क्या लिया? तुम तो खुद को हकीम समझने लगे। बच्चे, हकीम बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है, और तुमने जो दवा बनाई है वो सबसे शुरुआती चीज है, इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा निराश हुआ और उसने विदुर से एक सवाल किया, आचार्य तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं कम से कम खुद को नवाड़ी हकीम तो कह सकूं? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हकीमों की दुनिया में एक नवाड़ी हकीम उसे कह सकते हैं जो थोड़ी ज्यादा ताकतवर गोली बनाए। खून रोकने वाली गोलियां बनाना कोई खास चीज नहीं होती। ये सुनकर ध्रुव ने निराश होकर एक बार फिर अपना सिर हिलाया और बिना कोई सवाल पूछे उसने विदुर से थोड़ा निराशा के साथ कहा, नीलामी घर के लिए काफी दूर जाना होगा, जल्दी चलिए चलते हैं। ये कहकर ध्रुव नीलामी घर जाने लगा, जो मैसेडोरिया के बीचों बीच था। फिर ध्रुव चलते चलते नीलामी घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे से अंदर घुसते ही एक टेबल सामने रखा हुआ था। ध्रुव ने उस टेबल के पास जाकर एक हरे रंग की अटैची उस पर रख दी। उस अटैची में रखी बोतलों से निकलती खुशबू ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस अटैची और उसके साथ खड़े काले कपड़े पहने आदमी को देखते हुए नीलामी घर की मालकिन सायरा अपने हकीम चरक गुरु के साथ उस टेबल तक जाने लगी। उन्हें आते हुए ध्रुव ने देखा कि दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसकी वजह वो हरी अटैची थी जो ध्रुव के बगल में रखी हुई थी। उन्हें खुश होता देख ध्रुव ने सोचा, अगर इन दोनों को पता चल जाए कि करिश्माई शरबत में कुछ चीजें गायब हैं, तो इनके चेहरे की खुशी न जाने कहां चली जाएगी। इस बार ध्रुव जो करिश्माई पाउडर अपने साथ लाया था वो पिछली बार की तुलना में कम असरदार था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि विदुर ने ये पाउडर आधे मन से बनाया था। पाउडर बनाते वक्त जो भी सामान कम लगता, विदुर उसके बावजूद पाउडर बनाते रहे। लेकिन फिर भी सायरा और चरक गुरु के चेहरे पर खुशी थी कि वो करिश्माई पाउडर एक बार फिर उनके मुनाफे के लिए दरबार में लाया गया था। बोतल खोलकर देखने के बाद चरक गुरु ने हकीम यानी कि ध्रुव से कहा, सच कहता हूँ, मैंने आप जैसा हकीम नहीं देखा। आपका हुनर काबिल तारीफ है, और दिल की बात कहूं तो आपका बनाया ये करिश्माई पाउडर किसी भी अव्वल दर्जे के हकीम को तक टक्कर दे सकता है। ध्रुव को इस पाउडर की बधाई सुनकर हंसी आने लगी थी, लेकिन विदुर ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना गला साफ किया तो ध्रुव ने खुद को हंसने से रोका और वापस हकीम के किरदार में घुस गया। तभी विदुर ने चरक गुरु और सायरा से कहा, इस करिश्माई पाउडर को ध्यान से रखिएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसे, और बनता भी क्यों नहीं। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद जो की है, आपकी इस मदद के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर सायरा ने हकीम से मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ दरबार नीलामी घर के मेहमान नहीं हैं, बल्कि हमारे खास दोस्त भी बन चुके हैं, और हमारे यहाँ दोस्ती का कभी सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, बल्कि उनका खास ध्यान भी रखा जाता है। ये बात सुनकर विदुर ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सायरा की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। विदुर जैसा ही कुछ हाल ध्रुव का भी था, जो सायरा की बातों पर यह सोच रहा था कि अगर सायरा की बात में जरा भी सच्चाई होती तो दरबार नीलामी घर दोस्तों का ध्यान रखने में अब तक जरूर दिवालिया हो चुका होता। इसके बाद अचानक ध्रुव ने सायरा को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। सायरा ने वो टुकड़ा हंसते हंसते चरक गुरु को पकड़ा दिया, और तभी विदुर की आवाज सुनाई दी, अब आप इतना ही खास ध्यान रख रही हैं तो ये कुछ और सामान भी हैं जिसकी मुझे जरूरत है। अगर आप इन्हें भी ढूंढ लेंगी तो आपकी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। पिछली बार की तरह इस बार सायरा कुछ भी गलत नहीं सोच रही थी। वो हकीम को देखकर मुस्कुरा रही थी, और तभी चरक गुरु ने वो कागज का एक टुकड़ा एक नौकरानी को पकड़ाते हुए कहा, ये सामान जल्द से जल्द ढूंढो। सायरा ने वो कागज का टुकड़ा लेते ही उस पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए हकीम की तरफ देखा। इसके बाद उसने चरक गुरु को वो कागज थमा दिया, जिन्होंने एक नौकरानी को बुलाकर उसे वो कागज देकर सारा सामान जल्द से जल्द मंगवा लिया। वहीं वो हकीम यानी ध्रुव सायरा के सामने बैठकर चाय पीने लगा। तभी विदुर ने सायरा से कहा, सायरा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये देखकर कि वो हकीम खुद सायरा से बात करने में दिलचस्पी दिखा रहा था, सायरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। सायरा की बात सुनते ही विदुर ने कहा, मेरे ख्याल में आमिश दल भी अपनी दवा का सामान आपके नीलामी घर से खरीदता होगा, है ना? विदुर का सवाल सुनते ही सायरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
जिसके चलते उसने एक नजर चरक गुरु की तरफ देखा और फिर उस हकीम को जवाब देते हुए कहा, हाँ, कुछ वक्त पहले आमिश दल ने 1 लाख सोने के सिक्कों का सामान खरीदा था और वो उसे दवा के लिए ही इस्तेमाल करने वाले थे। ये सुनकर हकीम ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे अचानक चुप होता देख सायरा थोड़ा घबरा गई। वो जानती थी कि ये हकीम शौर्य दल की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी नीलामी घर दवा का बहुत सारा सामान आमिश दल को बेच रहा था। इससे सायरा को लगा कि शायद हकीम थोड़ा नाराज हो गए थे। नीलामी घर में फैली चुप्पी को महसूस करते हुए सायरा और परेशान हो गई थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए उस हकीम ने कहा, मुझे लगता है कि आप लोग शायद जानते नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा तादाद में दवा का सामान क्यों खरीद रहा हूँ। मैंने सही कहा ना? ये सुनकर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए हकीम की बात का जवाब दिया। आप इतनी तादाद में सामान इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप शौर्य दल के लिए दवा बनाकर उनकी मदद करना चाह रहे हैं। ये जानकर कि सायरा को यह बात पता थी, विदुर ने आगे कहा, यहाँ आने से पहले मैं शौर्य दल गया था। मैंने उन्हें अपने द्वारा बनाई गई दवा की बोतलें थमा दी हैं। शायद 2 से 3 दिनों में शौर्य दल और आमिश दल के बीच दवाइयों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर सायरा को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहे तो क्या कहे, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो चुप ही रही। उसकी चुप्पी को देखते हुए विदुर ने अपनी बात आगे कही, दवाइयों को बनाने में सस्ता सामान बहुत तादाद में लगता है और जितना मुझे ध्यान है, मैसोडोरिया में दरबार नीलामी घर के अलावा और किसी का इतना रुतबा नहीं है कि किसी को इतनी ज्यादा तादाद में दवा का सामान दिलवा सके। और शायद इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दवा की इस लड़ाई में एक पल ऐसा भी आएगा जब दाम और असर के अलावा आपूर्ति भी एक अहम किरदार निभाएगी। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप, मेरा मतलब है दरबार नीलामी घर, इस पल से आमिश दल को सामान बेचना बंद कर दे। जैसे ही विदुर ने यह कहा तो ध्रुव ये सोचने लगा कि आखिर विदुर ने ऐसा क्यों कहा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि विदुर ये बात भूले नहीं थे कि ध्रुव मैसोडोरिया में सिर्फ कुछ महीनों का और मेहमान था। इसके बाद उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए मैसोडोरिया छोड़ना ही पड़ता और इसी वजह से ध्रुव अपने बाबा और शौर्य दल की मदद इन कुछ महीनों के अंदर ही करना चाहता था। ध्रुव ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ट्रेनिंग के वक्त उसका पूरा ध्यान अपने परिवार की चिंता करने में लगा रहेगा। और इसलिए विदुर ने सायरा से ऐसा करने को कहा ताकि सामान की तंगी के चलते आमिश दल अपनी हार मान ले। वहीं हकीम की बात सुनकर सायरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। चरक गुरु की तरफ एक नजर देखकर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए हकीम से कहा, वो क्या है कि हमारे नीलामी घर के कुछ नियम हैं जो हमें दलों के झगड़े के बीच नहीं आने देते। अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो एक तरीके से हम आमिश दल के खिलाफ जाकर शौर्य दल की मदद कर रहे होंगे और ऐसा करने के लिए हमें नीलामी घर के नियम तोड़ने होंगे जो हमने आज तक नहीं किया। इसके जवाब में विदुर ने तुरंत कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको 2 करिश्माई गोलियां मुफ्त में देने को तैयार हूं। लेकिन सायरा उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। ये बात गोलियों की नहीं है हकीम जी, ये बात 3 करिश्माई गोलियां। ये सुनते ही सायरा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसके परेशान चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने चरक गुरु की तरफ देखा जो खुद हैरान दिख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि 3 करिश्माई गोलियां कम से कम 5 लाख सोने के सिक्कों में बिकेंगी। तभी सायरा ने विदुर से कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे कि यह बात गोलियों की नहीं है? लेकिन विदुर इतने में भी नहीं रुके और सायरा के चेहरे के हाव भाव बदलते देख उन्होंने आगे कहा, 5 करिश्माई गोलियां। और इसके साथ ही सायरा का दिल धड़कते हुए बाहर निकलने ही वाला था कि उसने एक गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ हकीम से कहा, बस करिए, मैं समझ गई, आप ये बात मुझसे मनवा कर ही रहेंगे और मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसमें कामयाब हुए। मैं सायरा दरबार ये वादा करती हूँ कि इस पल से दरबार नीलामी घर आमिश दल को दवाइयों के लिए सामान देना बंद कर देगा। ये सुनकर विदुर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सायरा से कहा, और मैं भी समझ गया कि आपसे बात मनवाने की बहुत ही ऊंची कीमत है। वैसे आप वादा कर रही हैं, इसलिए मेरा भी वादा रहा, 1 महीने बाद मैं वो गोलियां लेकर आऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको अपना किया वादा निभाना पड़ेगा। इस पर सायरा ने खुलकर जवाब देते हुए कहा, हकीम जी आप बेफिक्र रहिए, सायरा दरबार अच्छे से जानती है कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। सायरा नीलामी घर में बहुत सालों से नीलामियों का ध्यान रख रही थी और इसलिए उसे बेशकीमती चीजों की परख और अहमियत दोनों की समझ थी। वो जानती थी कि आमिश दल और रैंक 4 वाले हकीम के बीच किसके साथ व्यापार करना नीलामी घर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए उसने सोचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया। उसके लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता था और हकीम की गोलियां आमिश दल के सस्ते सामान से बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती। इसलिए वो अपने फैसले से बहुत खुश थी। इसके बाद वो हकीम उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सायरा ने अपने पास रखी हरी बोतलों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हकीम सच में लाजवाब है। ये सुनकर उसके बगल में खड़े चरक गुरु ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, बाप रे बाप, करिश्माई पाउडर से भरी 5 गोलियां। मैं ये तो समझ पा रहा हूं कि ये काफी बड़े हकीम है, लेकिन इस तरीके से सौदा करना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। इस पर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं उनकी बात सुनकर भी नहीं फिसलूंगी, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके जवाब में चरक गुरु ने कहा, सच कहूं
तो अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 गोलियों में ही हार मान चुका होता, लेकिन आप तो मेरी उम्मीदों से परे जाकर उस हकीम को 5 गोलियों तक ले आई। सचमुच ये काबिल तारीफ है। सायरा ने चरक गुरु के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर कहा, मैं ही जानती हूं मैंने ये कैसे किया है। सच कहूं तो 3 गोलियां सुनकर मैं भी दंग रह गई थी, इसलिए हाँ नहीं बोल पाई। लेकिन किसे पता था कि मेरी हैरानी को मेरी मनाही समझकर वो हकीम 2 गोलियां और बढ़ा देंगे। इस पर चरक गुरु ने मुस्कुराते हुए सायरा से कहा, मैं तो यही मानता हूं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम हैरान नहीं होती तो शायद दरबार नीलामी घर कम से कम 4 लाख सिक्कों के मुनाफे से रह जाता। ये सुनकर सायरा ने अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाते हुए हंसना शुरू किया। इसके बाद वो जैसे ही जाने को तैयार हुई, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तो ये सोच रही हूं कि अब आमिश दल का क्या होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया जो उसने चरक गुरु की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि इस अनजान हकीम को शौर्य दल से इतना लगाव क्यों है। आखिर क्यों वो शौर्य दल की इतनी मदद करना चाहते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये आदमी शौर्य दल की मदद के लिए 5 करिश्माई गोलियां तक मुफ्त में देने को तैयार हो गया ताकि आमिश दल की दवाइयों की सप्लाई रुकवा सके। आखिर कोई किसी और के लिए इतना क्यों करेगा। सायरा के चेहरे पर सवाल से आई परेशानी को देखते हुए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, किसे पता, लेकिन तुम और हम तो ये जानते हैं कि ये हकीम कुछ अलग मिजाज के हैं। वो कब और क्या करते कोई नहीं बता सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वुहान साम्राज्य में ऐसा कोई हकीम भी था। लेकिन देखो, ये सुनकर सायरा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि शौर्य दल के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पड़ेंगे। चरक गुरु, इन 5 गोलियों से मैंने नीलामी घर का मुनाफा ना जाने कितने गुना बढ़ा दिया है। जरा सोचकर देखिए, ये हकीम हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये कहते हुए सायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसके बाद उसने अपने हाथ पीछे किए और एक धुन गुनगुनाते हुए वो वहां से बाहर चली गई। फिर चरक गुरु भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव नीलामी घर से बाहर आ गया था। उसने थोड़ा भावुक होते हुए धीमी आवाज में विदुर से कहा, आचार्य शुक्रिया हर चीज के लिए। ध्रुव को भावुक होते देख विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है। अगर आमिश दल को जल्द ही धूल नहीं चटाई गई तो इससे तुम्हारी ट्रेनिंग में फर्क पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वैसे भी तुमने शायद सायरा की बात ध्यान से नहीं सुनी। दोस्तों का खास ख्याल रखा जाता है। यह सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और बिना कुछ कहे वो एक बार फिर झुग्गी की तरफ जाने लगा, जहां पहुंचकर उसे अपने हकीम वाले कपड़े उतारने थे। ऐसा करने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। ध्रुव जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि दल के बहुत से लोग जलन के मारे उसे इस वक्त घूर रहे थे। वो समझ गया कि दल के दरबार में आज जो कुछ हुआ था उसकी खबर दल के हर मेंबर तक पहुंच गई थी। लेकिन ध्रुव लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार वो अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसे सामने से आती एक लड़की दिखाई दी जो उससे लगभग टकराने ही वाली थी। ध्रुव ने अचानक खुद को रोका और उस लड़की को खुद से टकराने से बचाया। तभी लड़की ने उसे देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, ध्रुव आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो लड़की इस वक्त लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी, जिसे देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई। ध्रुव ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स काव्या थी। काव्या ध्रुव को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ध्रुव ने अपनी बढ़ती धड़कनों पर काबू पाते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। ध्रुव की बात सुनकर काव्या थोड़ी उदास हो गई और फिर उसने धीमी आवाज में ध्रुव से पूछा, अरेंद्र अंकल ने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है, लेकिन कोई भी तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया सिवाय मेरे। ये कहकर काव्या ने ध्रुव का गुस्सा थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, शुक्रिया ये बताने के लिए, मेरा मतलब मेरे बाबा के बारे में बताने के लिए। इतना कहकर ध्रुव बिना उससे कुछ कहे स्टडी रूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी काव्या ने पीछे से कहा, ध्रुव पिछली बार मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी, इसलिए अब कह देती हूं, शुक्रिया। इसके जवाब में ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। लेकिन काव्या ध्रुव से और बात करना चाह रही थी। कुछ समझ ना आने पर उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे, क्या तुम एकेडमी में एडमिशन के लिए ट्राई करोगे। इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, पता नहीं, शायद हाँ। ये कहने के बाद ध्रुव वहां से चला गया और काव्या उसे जाते हुए देख उदास हो रही थी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन ध्रुव के जवाब में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, जिसके साथ काव्या भी वहां से चली गई। वहीं ध्रुव चलते चलते स्टडी रूम के सामने आ पहुंचा। वो जैसे ही उस बड़े से कमरे में घुसा, उसने देखा कि अरेंद्र वहां दल के बुजुर्गों के साथ बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र ने ध्रुव को दरवाजे से आते देखा, उन्होंने अपनी बात अचानक बंद कर दी। ये देखकर ध्रुव ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। ध्रुव को देखकर अरेंद्र मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने धीमी आवाज में ध्रुव से एक सवाल किया, तुम उस बूढ़े हकीम से तो मिले हो ना। बाबा का सवाल सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। इस पर अरेंद्र ने आगे पूछा,
क्या तुम जानते हो आखिर ये हकीम आए कहां से है? अरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छे से नहीं जानता। उनसे मिले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है। इतने कम वक्त में मैं कैसे जानूंगा कि वो कहां से आए हैं? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो एक अच्छे हकीम हैं। ध्रुव अपने पिता से सच कह रहा था, लेकिन उसके बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब बकवास है। ये कहकर अरेंद्र जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने ध्रुव से उस हकीम के बारे में जानने के लिए कुछ और सवाल पूछे। लेकिन ध्रुव के ऊट पटांग जवाबों की वजह से अरेंद्र हकीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। फिर आखिरकार उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, बहुत शैतान हो तुम। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। वैसे छोड़ो इन बातों को, जाओ जाकर अपना काम करो। और अगर फिर से उस हकीम से मुलाकात हो तो ध्यान से उन्हें खुश रखना, क्योंकि शौर्य दल का भविष्य अब उनके हाथों में है। कमरे में बैठे दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने देखा कि ध्रुव का चेहरा चमक रहा था। ध्रुव की बढ़ी हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए बुजुर्ग ने थोड़ा हैरान होकर उससे कहा, ध्रुव, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं। बुजुर्ग की बात सुनते ही वहां मौजूद अरेंद्र भी हैरानी से ध्रुव को देखने लगे। तभी अचानक उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ध्रुव को देखते हुए कहा, तुमने एकलव्य रैंक हासिल कर लिया। यह कहकर अरेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी बात सुनकर कमरे में मौजूद बाकी सभी बुजुर्ग भी ध्रुव को देखने लगे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये लड़का 0 रैंक को पार कर एक बार फिर एकलव्य रैंक तक पहुंच गया था। कमरे में मौजूद सभी लोगों को हक्का बक्का कर देने के बाद ध्रुव ने उस शांत कमरे में आवाज भरते हुए कहा, वो शायद, मतलब पता नहीं कैसे, मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे अपने आप ये ताकत महसूस हुई और ऐसा लगा कि मैं वापस एकलव्य बन चुका हूँ। ये सुनते ही अरेंद्र ने सदमे से उभरते हुए ध्रुव से कहा, आखिर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर रहे थे तुम? अरेंद्र को समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे की बढ़ी हुई शक्ति पर हैरान हो या फिर खुश। उन्हें याद आया कि ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव कोई ऐसा काम कर चुका था जिससे सब हैरान थे, बल्कि अब तो लोगों को हैरान करना ध्रुव की आदत बन चुकी थी। इसलिए खुद को संभालते हुए अरेंद्र ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, वैसे बहुत अच्छी खबर दी तुमने। जब भी वक्त मिले तो समिति के पास जाकर एकलव्य रैंक का बैच उठा लेना। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग से सीधे यहीं आ रहा हूँ, इसलिए बहुत थक गया हूँ और मेरी पीठ भी। ध्रुव की बात को सुनकर अरेंद्र ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम ये भी कहो कि तुम्हें चक्कर भी आने वाले हैं। जाओ। वहां बैठे बाकी लोग ध्रुव के एकलव्य रैंक हासिल करने से हैरान रह गए थे। बुजुर्गों ने मन ही मन सोचा कि अच्छा है ध्रुव को उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि एकलव्य रैंक हासिल करने के लिए उन्हें 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी और ध्रुव ने तो ये पहली बार में ही कर दिखाया था। सभी बुजुर्गों के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अरेंद्र ने भी तीनों बुजुर्गों की शक्लें देखी और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ये देखकर तीनों बुजुर्ग भी हंसने लगे, क्योंकि कायदे से तो उन्हें खुश होना था, क्योंकि ध्रुव था तो उनके दल का ही एक मेंबर और उसकी उपलब्धि पूरे दल के लिए फायदेमंद थी। लेकिन ध्रुव के एकलव्य बन जाने की खबर और दवाओं की बोतलों के बारे में शौर्य दल ने फिलहाल किसी को बताना सही नहीं समझा, बल्कि वो तो चुपचाप तैयारी करते रहे आमिष दल से मुकाबला करने की। दरबार में हुई घटना के बारे में अरेंद्र और बाकी बुजुर्गों ने किसी से बात नहीं की। उनका मानना था कि दवा की बात उन्हें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बात गलती से भी दल के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। और दल का ऐसा नियम बनाया गया कि अगर कोई दल का मेंबर इस बारे में किसी बाहर वाले को बताता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन शौर्य दल की शांति के साथ ही आमिष दल का हल्ला भी बढ़ता जा रहा था। वो साम दाम दंड भेद सब अपनाकर शौर्य दल के बाजारों को खाली कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी दवा के दाम और सस्ते कर दिए, ताकि सस्ते दाम सुनकर सारे लोग आमिष दल के बाजारों में आने लगे और चुपके से आमिष दल वाले दवाई का दाम बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा भी कमा ले। लेकिन आमिष दल की ऐसी हरकतों के बावजूद शौर्य दल ने सबके सामने कोई कदम नहीं उठाया। उनकी शांति को देखते हुए कुछ छोटे दल जो शौर्य दल के साथ थे निराश होकर उनसे अलग होने की तैयारी में लग गए, ताकि वो खुद को बचा सके। मैसोडोरिया के इसी अजीब माहौल में कुछ पता ही नहीं चला और 2 दिन यूं ही बीत गए। मैसोडोरिया में अगला दिन हर दिन की तरह जगमगाता हुआ था। सूरज तमतमाता हुआ आसमान में चमक रहा था, लेकिन फिर भी आमिष दल के बाजारों में जमकर भीड़ लगी हुई थी। बाजार की सड़कों पर लोग चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। वहीं स्प्रिंग पाउडर की दुकान के सामने बाकी हर दुकान से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ से लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ लोग झगड़ रहे थे तो कोई किसी को डांट रहा था। कहीं दवाई के बक्सों की वजह से झड़प हो रही थी तो कहीं दवाई के मोल भाव में ऊंच नीच। उस बाजार में इतना शोर हो रहा था कि लोगों की आवाज बादलों को चीरते हुए पक्षियों तक को परेशान कर रही थी। वहीं एक भूरे रंग के काउंटर के उस पार आमिष दल का एक व्यापारी दवाई बेच रहा था। वो दवाई के पीछे बहस कर रहे योद्धाओं को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का घमंड था कि उसकी दुकान पर बाकी दुकानों से ज्यादा भीड़ थी। ये बाजार आमिष दल का सबसे बड़ा बाजार था और इस बाजार की देख रेख करने वाले का नाम था अदम।
अदम इस वक्त दुकानों के पीछे एक हॉल के दूसरे माले पर खड़ा होकर लोगों से खचाखच भरे बाजार को देख रहा था। ये नजारा देखकर अदम के मोटे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ में थूक लगाकर अपने आगे आते बालों को पीछे किया और वापस लोगों की आवाजाही पर नजर दौड़ाने लगा। वो इस बात से बहुत खुश था कि बहुत कम समय में आमिश दल ने अपनी उम्मीद से ज्यादा स्प्रिंग पाउडर बेच दिया था। लेकिन इस बात से आमिश दल का लालच भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने स्प्रिंग पाउडर के बक्सों के दाम सीधे 3 गुना बढ़ाकर 300 सोने के सिक्के कर दिए थे। इन बढ़ते हुए दामों को सुनकर पहले तो योद्धा बहुत नाराज हुए, लेकिन क्योंकि ये दवाई किसी और दल के बाजार में नहीं मिल रही थी, इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आमिश दल को गरियाते हुए भी स्प्रिंग पाउडर के बक्से खरीदते रहे। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें इस वक्त ठगा जा रहा था, लेकिन आखिर वो करते भी क्या। वहीं दूसरे माले पर खड़ा आदम मुस्कुराते हुए एक गाना गुनगुना रहा था। पाउडर बिक रहा था, पाउडर बिकता जाएगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये गुनगुनाते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में सूरज की रोशनी चुभी और उसने अपना हाथ ऊपर लाते हुए अपनी आंखों को सूरज की किरणों से बचाने की कोशिश की। फिर उसने अपने हाथ से माथे पर आता पसीना पोंछते हुए कहा, कितनी गर्मी है आज, लगता है इस गर्मी में आज शाम को भी महफिल जमानी पड़ेगी। पिछले बार की महफिल तो सचमुच लाजवाब थी। ये कहते हुए आदम पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते उसने एक बार फिर अपने माथे से पसीना साफ किया। तभी अचानक उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी, जहां उसे झड़प होती दिखी। झड़प होते देख अदम ने गुस्से से कहा, ये लोग फिर झगड़ने लगे, ऊपर वाले ने इनके साथ बहुत गलत किया, सिर्फ शरीर ही बनाकर भेजा, थोड़ा काम इनके दिमाग पर भी करता तो ये नौबत नहीं आती। और इन्हें कितनी बार बताऊं कि इनकी लड़ाई में जो चीजें टूटती हैं उसकी भरपाई हमें करनी होती है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अदम ने इतना कहकर पास ही खड़े पहरेदारों को इशारा किया कि वो जाकर योद्धाओं की झड़प तुरंत रुकवाएं। लेकिन तभी उसे नीचे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, शौर्य दल भी अपने बाजार में दवाइयां बेचने लगा है। यह आवाज सुनते ही अदम के माथे पर शिकन दिखाई पड़ी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है। शौर्य दल बौखला कर ऐसा कदम उठा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो आग से खेल रहा है। उस आदमी की आवाज से हड़बड़ाता हुआ बाजार अचानक एक पल के लिए थम गया था। सब शांत खड़े एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी दुकान के सामने लगी लाइन में खड़े एक आदमी ने कहा, अच्छा मजाक था, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी बात मानकर यहां से चले जाएं और तुम यहां से जल्दी दवाइयां ले सको, लेकिन तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं। आदमी की बात में दम था, जिसके बाद सभी लोग वापस दवाइयां लेने में जुट गए और बाजार एक बार फिर शोर से भर गया। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग जो कतारों में सबसे पीछे खड़े थे, ये सोचकर वहां से चले गए कि जाकर एक बार शौर्य दल का बाजार देखने में कोई हर्ज नहीं था, और इसी के साथ वो लोग शौर्य दल के बाजार के लिए निकल पड़े। वहीं हॉल के दूसरे माले पर खड़े अदम को भीड़ में लोगों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि बाजार अभी भी खचाखच भरा था। इसलिए उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस भीड़ से शौर्य दल के बाजारों के लिए कोई जा भी रहा था या नहीं। तभी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने खुद से कहा, शौर्य दल, मैं भी देखता हूं तुम ये सब कब तक कर पाओगे, और जैसे ही तुमने हार मानी तो मैसेडोनिया में सिर्फ एक ताकतवर दल राज करेगा, और वो होगा आमिश दल। इसके बाद अदम वापस बाजार की गतिविधियों को देखने में लग गया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया, क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद कुछ हट्टे कट्टे योद्धा मुख्य द्वार से अंदर आए और पहरेदारों को धक्का देते हुए वो बाजार के बीचों बीच जा पहुंचे। फिर उसमें से एक योद्धा आगे आया और उसने एक हरी बोतल हवा में उठाते हुए चिल्लाकर कहा, शौर्य दल सच में दवाइयां बेच रहा है, और वो भी स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा असरदार दवाइयां। एक बार फिर सभी ने रुककर उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ देखा जो हरी बोतल को हवा में लहरा रहा था। जैसे ही योद्धाओं के उस दल ने देखा कि बाजार के सभी लोगों का ध्यान अब उनकी तरफ था, तभी उनमें से एक योद्धा आगे आया और पास ही रखे एक चट्टान के टुकड़े पर चढ़ गया। पत्थर पर चढ़कर उसने तुरंत अपनी कमर पर लटका खंजर निकाला और अपने दूसरे हाथ पर ऐसा घाव दिया कि उसमें से बहुत सारा खून बहने लगा। ये देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये योद्धा आखिर करना क्या चाह रहा था। लेकिन तभी उस योद्धा ने अपने दूसरे हाथ से हरी बोतल निकालकर उसमें भरी खून रोकने वाली दवाई को अपने हाथ पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही वो दवाई हाथ पर फैलती गई, योद्धा के हाथ का गहरा घाव धीरे धीरे भरने लगा और पलक झपकते ही उसके घाव भर गए थे और हाथ में फैला खून तुरंत सूख गया था। ये देखकर बाजार के सभी लोग दंग रह गए थे। वे सभी योद्धा थे और हर कोई ऐसी दवाई अपने लिए खरीदना चाहता था। तभी पत्थर पर चढ़े योद्धा ने सभी की ओर देखते हुए कहा, यह है शौर्य दल के बाजार में बिक रही नई दवाई। इसमें खून रोकने वाला पाउडर मिला है जो साथ में छोटे मोटे घाव भी भर देता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दवाई सिर्फ ज्यादा असरदार नहीं बल्कि स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा सस्ती भी है। लगभग आधा दाम है इसका। वैसे तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो? ये आमिश दल वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हम लोगों को लूटना चाह रहे हैं। अभी भी यहीं रुके हुए हो तो फिर रुको और ठगे जाओ। मैं तो चला।
इतना कहकर वो योद्धा जाने लगा और उसके साथ के योद्धा भी उसके साथ बाजार से जाने लगे। इस वक्त बाजार में सन्नाटा छा गया था। भीड़ में एक योद्धा ऐसा भी था जो अभी अभी बाजार आया था और आते के साथ शौर्य दल की दवाई के बारे में जानकर वो खुशी से पलट कर भागा और अचानक सबकी नजर वहां से भागते आदमी पर पड़ी, जिसके बाद वहां से जाने की होड़ सी लग गई। वो सभी इतनी तादाद में बाहर छोड़कर जाने लगे कि उनके पैरों के कंपन से 2 माले की इमारत भी हल्की हिलने लगी थी। वहीं बाजार के बाहर लोगों की भीड़ के बीच वो लंबे चौड़े योद्धाओं का दल चलते हुए मुस्कुरा रहा था। उनमें से सबसे आगे चल रहे योद्धा, जिसने अपना हाथ काट कर सभी को दवाई का असर दिखाया था, पलट कर पीछे खड़े योद्धा के कानों में कुछ फुसफुसाया और तभी उसके सीने पर लगा बैच दिखा जिसमें शौर्य दल का चिन्ह बना हुआ था। लोगों की भगदड़ के बाद आमिष दल का बाजार लगभग खाली हो गया था। वहां बचे थे तो सिर्फ कुछ व्यापारी, जो हैरान होकर ये देख रहे थे कि आखिर वो जगह अचानक कैसे खाली हो गई थी। सभी व्यापारी मन ही मन सोच रहे थे कि शौर्य दल आखिरकार दवाओं के इस मैदान जंग में उतर ही गया था। ये सोचते हुए वो लोग खाली सड़कों पर नजर घुमाते रहे। फिर थक कर उन लोगों ने ऊपर अदम की तरफ देखा। व्यापारियों ने देखा कि वो मोटा आदमी जो थोड़ी देर पहले गुरूर से सबकी ओर देख रहा था, अब डर के मारे थरथराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वहीं आमिष दल के बाकी बाजारों का भी यही हाल हो गया था। बाजार की खबर जैसे ही दल वालों तक पहुंची तो आमिष दल के दरबार में एक मीटिंग बैठाई गई। दरबार के बीचों बीच एक टेबल पर एक छोटी सी हरे रंग की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल में भरी दवा की खुशबू हवा में फैलती जा रही थी। दरबार में इस वक्त बहुत लोग मौजूद थे। कुछ के कपड़ों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो लोग आमिष दल के बुजुर्ग थे और बाकी बचे कुछ खास लोगों में एक आदमी अदम भी था। दरबार के एक छोर पर एक सफेद कपड़े पहना आदमी कुर्सी से टिक कर बैठा हुआ था और सच तो ये था कि वो आदमी काफी अच्छा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी हवस साफ दिखाई दे रही थी। वो भले कुर्सी पर टिक कर बैठा था, लेकिन उसका एक हाथ बगल में खड़ी नौकरानी की कमर को छू रहा था। इससे वो नौकरानी शर्म के मारे लाल हो गई, लेकिन वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही उनके लिए काम बात थी, उस नौकरानी की आंखें मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अबराल आमिश ने टेबल पर रखी हरी बोतल को देखते हुए कहा, तो ये है वो खून रोकने वाली दवा जिसका सभी जिक्र कर रहे थे। ये दवा शौर्य दल आज ही बाजार में लाया है और आज से ही हमारी बिक्री जमीन छूने लगी है। इस सवाल पर एक और सवाल करते हुए उस सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा, लेकिन वो लोग दवा कैसे बना सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि शौर्य दल के पास भी कोई हकीम है? ये सुनते ही अबराल को कुछ याद आया और उसने तुरंत बुजुर्गों से कहा, क्या किसी को वो अनजान हकीम याद है जो मुझे नीलामी घर में मिला था? मुझे याद है उस वक्त वो शौर्य दल की ही तारीफ कर रहा था। अगर ये खून रोकने वाली दवा उसने ही बनाई है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा अनाड़ी हकीम नहीं बल्कि कम से कम रैंक 3 का हकीम है